गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं अच्छी हूँ, आशा कर रही हूँ कि आपकी रिविजन्स बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए थे उसके 25 क्वेश्चंस अभी आई रिवाइज करते हैं बिहार विशेष से। ये है आपका एडिटोरिया का जो 60 और 62 का जो पेपर हुआ था बिहार प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसके जो क्वेश्चन है इसको अभी हम रिवाइज करते हैं और बाकी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे इसको दोपहर तक कंप्लीट करने का। 60वीं से 62वीं सहित प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास कर लिया हमने, भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास किया, मध्यकालीन किया और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस जो आए थे इस पेपर में वो हमने रिवाइज कर लिए हैं डिस्कशन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और इस पेपर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बिहार विशेष का जो क्वेश्चन आया था आपका उसको आइए देखते हैं। बिहार में 2005 से 2006 से 2014 से 2015 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? रजिस्टर्ड विनिर्माण। बिहार में 2005 और 2006 से 2014 से 2015 के बीच किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? रजिस्टर्ड विनिर्माण। और प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा सबसे गरीब है जिला सबसे गरीब कौन है? शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4,595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है कितना? 203 किलो वाट आवर, ठीक है, KWH। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 3 फरवरी 1900 में। 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था बिरसा को सोते हुए, जब वो सो रहे थे। और किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था कि पटना कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन पहले ही अपना जो उनका एग्ज़ाम होने वाला था और उन्होंने छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ा था? असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। और अखिल भारतीय जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और IN आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी जो थे वो जुड़े हुए थे किसके साथ? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहे थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो एक वकील थे और उन्होंने क्या किया था? अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। और वो क्या है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? बिहार में। उदंतपुर राज्य जो शिक्षा केंद्र बना हुआ था वो कहाँ था? बिहार में। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम जो विजेता बना था वो कौन था? बख्तियार खिलजी। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? विजय नायदेव था। कर्नाटक वंश का संस्थापक नायदेव। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नायदेव था। और नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि, हमने याद रखना होगा इसको। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? वो कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर। और निम्नलिखित भू आकृतियों में से किससे
किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी में। सोमेश्वर पहाड़ी से क्या घिरा हुआ है? भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। और तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी। तो इसमें से है इसके आंसर में कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिस्कशन हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा में। 2001 से 11 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी कहाँ? मधेपुरा। और बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। बिहार में सबसे अधिक रेशम की जो उपज होती है वो कहाँ होती है? सिल्क जो बनता है, वस्त्र बनती है सबसे ज़्यादा भागलपुर में। और निम्नलिखित स्थान में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? मोकामा। और यहाँ आते हैं निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? इसका राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? क्रमशः 85। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। और उसके बाद कोशिश करेंगे हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन दोपहर तक हम रिवाइज कर लेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है। अब आइए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं बिहार विशेष का। यहाँ से शुरू होता है बिहार विशेष का डिस्कशन। रजिस्टर्ड विनिर्माण। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में वृद्धि देखने को मिली है। बिहार में वर्ष 2005 से 6 से 2014 से 15 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर इस प्रकार है। पंजीकृत विनिर्माण जो है वो कितना है? 45.4%। संचार जो है 24.7 और निर्माण 19.8 और बैंकिंग जो है 19.2%। शिवहर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 2015-16 के आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर को माना गया है। 792 रुपये जो है यहाँ 7,092 रुपये इसकी जो है ये है मासिक जो आय है, अधिक मासिक आय जो है सर्वाधिक। रोजगार सृजन से विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार जीविका कार्यक्रम चला रही है। किसके सहयोग से जीविका कार्यक्रम चलता है? विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के रोहतास जिले से किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार के रोहतास जिले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना होगा। विश्व बैंक के सहयोग से बिहार सरकार जीविका कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था बिहार के रोहतास जिले से। नगर निगम वित्त सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स पर, इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। बिहार सरकार की इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि का प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के 28 शहरों को चुना गया है। कितने शहरों को चुना गया है? 28 शहरों को चुना गया है। और यहाँ देखिए 4595 किलोमीटर। वर्ष 2015 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर थी। वर्ष 2001 में बिहार में सड़क की लंबाई 3410 किलोमीटर थी, जो यह दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क निर्माण में बिहार में बेहतर कार्य किए गए हैं। सड़क निर्माण में बिहार में बेहतर कार्य किए गए हैं। और 203 किलोवाट। वर्ष 2012 से 13 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 145 किलोवाट था, और जो 2014 से 15 में बढ़कर 203 किलोवाट हो गया है। और जो 2 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में 40% की वृद्धि है, जो देश में सर्वाधिक है। 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। और वर्ष 1995-1900 तक हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। इसको हमको याद रखना होगा कि बिरसा मुंडा के जो नेता थे मुंडा जो है 1995 से 1900 तक हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने
किया था? बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा के इस विद्रोह का में योगदान के कारण उन्हें धरती आबा का उपाधि दी गई थी। और क्या बोला गया था उन्हें? धरती आबा। इस विद्रोह के युग में जो उनका योगदान रहा था उसके लिए उनको उपाधि मिली थी, और वो उपाधि कौन सी थी? धरती आबा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास जंगलों में, किसके जंगलों में? चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। और वर्ष 1895 से 1900 तक हुए विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। और बिरसा मुंडा के इस विद्रोह में योगदान के कारण उन्हें धरती आबा की उपाधि दी गई थी। अब आते हैं यहाँ राजकुमार शुक्ल। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। उसी अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने महात्मा गांधी को नील की खेती से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और एवं उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। किसने किया था? क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ल। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा इनके ही नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया गया था। जो 3 कटिया पद्धति चल रही थी उसका समापन किसके द्वारा हुआ था? आपके महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। और किसके कहने पर आए थे? तो ये आए थे 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। और उसी अधिवेशन में बिहार के किसान के जो नेता थे, कौन थे? राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने महात्मा गांधी को नील की खेती से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया था। तब जो है वो चंपारण आए और आकर उन्होंने अवगत कराया था और आने का आग्रह किया था। कब आए थे वो? 10 अप्रैल। और महात्मा गांधी कब पहुंचे थे यहाँ पे? 16 में वो गए थे मीटिंग में, और उसके बाद 10 अप्रैल 1917 को जब वो आए यहाँ पे चंपारण पहुंचे, तब जो है उनके नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही 3 कटिया पद्धति का समापन हुआ था। अब आते हैं यहाँ संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस सहयोग आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पूर्व ही अपने ही कॉलेज छोड़ दिया था। आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए 1922 में चौरा-चौरी कांड के फलस्वरूप इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और जब 1922 में चौरा-चौरी कांड हुआ था तो फिर इस आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग मतलब भारत में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा 20 दिन पूर्व ही छोड़ दी थी, कॉलेज छोड़ दिया था और अपने एग्ज़ाम छोड़ दिए थे 20 दिन पूर्व और आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। उसके बाद 1922 में चौरा-चौरी कांड के फलस्वरूप इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े और शीलभद्र याजी ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। शीलभद्र याजी क्या थे? शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े रहे और शीलभद्र याजी ने क्या किया था? भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अब आते हैं यहाँ राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की गतिविधियों तथा विचारों से प्रभावित होकर वकालत को छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन के समर्थन में कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि भी शामिल थे। इन लोगों ने क्या किया था? अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया था। ये लोग मतलब अपनी वकालत छोड़ चुके थे असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। अगला डिस्कशन, बिहार ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध बौद्ध धर्म के शिक्षा से था। बिहार राज्य में स्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का निर्माण पाल शासक गोपाल द्वारा किया गया था। यह नालंदा जिले में स्थित था। ओदंतपुरी जो है जिसे बिहार शरीफ भी बोला जाता है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संबंध बौद्ध धर्मपुर के शिक्षा में था और बिहार राज्य में स्थित था। ये ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र का जो निर्माण किया था पाल शासक गोपाल द्वारा किया गया था। यह नालंदा जिले में स्थित था। बख्तियार खिलजी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने ही 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और इसमें हजारों धर्माचार्य एवं बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला था। क्या लिखा हुआ है इसमें? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने ही 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके बाद हजारों धर्माचार्य एवं बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला था। नायदेव, कर्नाटक वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में नायदेव के द्वारा की गई थी। कर्नाटक वंश की राजधानी सिमारा
वो गढ़ थी, सिमराव गढ़ थी। और कर्नाटक वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव थे। अब यहाँ आते हैं बख्तियार खिलजी। 1999 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ विश्व के कई छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय क्या होता था कि बाहर से भी लोग जो है हमारे यहाँ हमारे देश में आया करते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी की वजह से सब कुछ नष्ट हो चुका था। हरि सिंह, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह जो था देव था, ये कर्नाटक वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। हरि सिंह देव ने 1995 से 1325 तक शासन किया था। इस्लामिक आक्रमण के कारण उनका जो शासन वो समाप्त हो गया था। हरि सिंह का शासन कब तक चला था? 1295 से 1325 तक चला था। फिर उसके बाद जब इस्लामिक आक्रमण हुआ था हमारे देश पर, तब ये शासन जो वो समाप्त हो चुका था। चंद्रशेखर, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक को लिखा गया था, जिसके लेखक कौन थे? चंद्रवेश्वर। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक को लिखा गया था, जिसके लेखक थे चंदेश्वर। इस पुस्तक में कर्नाटक वंश के शासन से संबंधित विवरण है। चंदेश्वर कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे। चंदेश्वर कौन थे? ये आपके कर्नाटक वंश के जो अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, उनके दरबार में रहा करते थे। और मौली कवि, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की भी रचना की है। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मौली कवि के बारे में क्या बता रहा है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की रचना की थी। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और त्रिवेणी शहर, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। त्रिवेणी नहर को जल गंडक नदी से प्राप्त होता है। त्रिवेणी नहर कहाँ से प्राप्त होती है? गंडक नदी से प्राप्त होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ से होती है? त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। और यह बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। त्रिवेणी नहर को जल गंडक नदी से प्राप्त होती है। ये क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी, बिहार का उत्तर से लेकर पश्चिमी का भाग सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में ही स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सोमेश्वर प्रणाली से सोमेश्वर पहाड़ी से की श्रेणी में ही स्थित है। और यहाँ देखते हैं तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। यह नदी ओडिशा नदी छत्तीसगढ़ से प्रभावित है। यह नदी सबर्णपुर के नज़दीक महानदी में जाकर मिलती है। क्या बोलते हैं इसको? तेल नदी। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और यह नदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। और यह नदी सबर्णपुर के नज़दीकी महानदी में जाकर मिलती है। मधेपुरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में मधेपुरा जिला में हुआ। और वर्ष 2001 से 2011 तक बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना हो गया था? 25 से 4%। 1 से 11 तक इसकी जो दशकीय वृद्धि दर बिहार की कितनी हुई थी? 25.4%। बिहार राज्य का भागलपुर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन में प्रमुख केंद्र है। यहाँ का रेशम उद्योग लगभग 250 वर्ष पुराना है और यहाँ के रेशम से संबंधित उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो ये कितना साल पुराना है यहाँ का रेशम का कारोबार? 250 वर्ष पुराना है। मुकामा, भारत वैगन एक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। क्या है ये? एक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। भारत वैगन एक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, बिहार में स्थित है और यह भारत में रेल डब्बा का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और भारत वैगन एक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? इसका जो क्वेश्चन है 51 देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, ये क्वेश्चन था आपका
कि भारत में वैगन एवं इंजीनियरिंग जो कंपनी लिमिटेड थी, कॉलेज नहीं था, वैगन एवं इंजीनियरिंग जो थी, वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ थी? तो ये थी आपकी मोकामा में। और अब आ जाते हैं हम लोग अपने रिवीजन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। यहाँ देखिए, भारत वैगन एक एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है और यह भारत में रेल डब्बा का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत वैगन एक एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 क्रम छपरा तथा गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 85 जोड़ता है। छपरा तथा गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 85 जोड़ता है और NH 83 4 लेन पटना जहानाबाद गया डोभी को जोड़ता है। कौन सी लाइन है जो वो जहानाबाद पटना गया को जोड़ती है डोभी को? NH 83। और बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? NH 31। सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? NH 31। फिर से देख लीजिए, छपरा तथा गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 85 जोड़ता है और NH 83 जो है वो 4 लेन क्या पटना जहानाबाद गया डोभी को जोड़ता है। और बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है? NH 31। अब आते हैं 1855 से 56। संथाल विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशक तथा जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया और क्या था? एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था और यह विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रभाव जो है क्षेत्र संथाल परगना, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने किया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने। किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने। और यहाँ देखते हैं अटॉर्नी जनरल, भारतीय संविधान। अच्छा, ये आ जाता है आपका अर्थव्यवस्था का। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तथा इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तथा इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। और 55 का क्वेश्चन का ये डिस्कशन है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में के अंतर्गत अनुच्छेद 36 और 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है एवं अनुच्छेद 44 में भारत के संपूर्ण राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। किसमें की गई है एक समान नागरिक संहिता की बात? याद रखना होगा, अनुच्छेद 44। और भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या किया गया है? अंतर्गत अनुच्छेद 36 और 51 के मध्य राजनीति के निर्देशिक तत्वों को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 39 में सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन के लिए वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ठीक है, एवं अनुच्छेद 44 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु संविधान के अनुच्छेद 111 में लेखानुदान का वर्णन किया गया है। यह राजस्व का लेखा जोखा है। लेखानुदान बजट के पूर्व से पारित होने तक या उपावधि के लिए व्यय हेतु धन प्राप्ति में सरकार की सहायता करता है। ये सामान्यतः बजट का ही अंग होता है। और आते हैं इसमें 26 नवंबर, ये डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष, भारतीय संविधान दिवस जो है क्या प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था।
अब आते हैं यहाँ, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सदन का सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित होगा, तभी उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। अगर वो 60 दिन तक अपने सदन में नहीं आते हैं तो उनकी जो उपस्थिति होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भवनों के ऊपर झंडा फहराने, अभिव्यक्ति दर्शाने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी है? संविधान अनुच्छेद कौन सा? 19 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को वो क्या कर सकते हैं? अपने भवनों के ऊपर यानी अपने घर के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं और अभिव्यक्ति दर्शाने की स्वतंत्रता दी, और वो अपनी अभिव्यक्ति भी दर्शा सकते हैं। ये कब आया था? अनुच्छेद 19 में ये दिया गया है कि वो चाहें तो अपने छतों के ऊपर झंडा लगा सकते हैं। और 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आप भी अपने घरों में झंडा लगा सकते हैं। और अब यहाँ ये संविधान के अनुच्छेद 1900 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक की भाषा का संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, गैर भारतीय नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो हम धार्मिक झंडा लगाते हैं अपने घरों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उससे बेहतर है कि हम अपने वतन का झंडा लगाएं, अपने देश का झंडा लगाएं, हमारा तिरंगा झंडा लगाएं। अब आइए यहाँ देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1900 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा तथा संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा तथा संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर भारतीय नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं हैं। और प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में क्या है डिस्कशन इसमें? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की क्या मानी जाती है? स्थायी इकाई मानी जाती है। और भारत के पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? पंचायत समिति पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जो पंचायत समिति होती है एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ आते हैं 42वां संशोधन क्या हुआ था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्दों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था ये संशोधन? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और इसका जो ये डिस्कशन हम देखते हैं, क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेंगे। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का जिक्र किया गया था, जिसमें संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय तथा समावर्ती सूची के अंतर्गत कितने? 47 विषय प्रारंभ में थे। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं और राज्य सूची के अंतर्गत 61 तथा समावर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 100 और राज्य सूची के अंतर्गत 61 और समावर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। साधारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा विधेयकों को पारित किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत और सीधे अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति
अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन का ये डिस्कशन है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं और भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल की सहायता से किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। 17.64%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी 17.64% रही, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जो हुई थी 1.97% से घटकर कितनी हो गई? 1.64% हो गई है। अब आते हैं यहाँ क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। कितना है? हरियाणा के बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912 और बिहार 918। ये देख लेते हैं भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले कहाँ मिलते हैं? भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र में। केवल मुंबई में ही 63 से ज़्यादा सूती वस्त्र मिले यानी कि मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भारत में सबसे अधिक कहाँ है? सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं सूती कपड़े? महाराष्ट्र में। और केवल मुंबई में ही कितने हैं मिलें? टोटल 63, जबकि महाराष्ट्र में इनकी कुल संख्या 112 से ऊपर है। भारत में पहली बार 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट क्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था और लेकिन यह वाणिज्य रूप से सफल नहीं हो सका था। कोलकाता में भी हुआ था 1818 में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1854 में C.N. डावर के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल का सफल संचालन शुरू कर दिया गया था। कॉटन जो है जूट फैक्ट्री। और ये आपका भारत में वस्त्र उत्पादन का औद्योगिक उत्पादन का 7% है, जबकि राष्ट्रीय GDP में इसका योगदान 2% तथा कुल निर्यात जो है 15% हिस्सेदारी है। और वस्त्र उद्योग भारत में 4.5 करोड़ लोगों को क्या करता है? रोजगार भी प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। बाकी जो रिस्ट है इसके क्वेश्चन और बाकी के जो टॉपिक बच गए हैं समसामयिक वाले और जीव विज्ञान के भौतिकी जीव विज्ञान रसायन जो क्वेश्चन आए हैं इसके, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोशिश कीजिए रिवीजन करने का, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जो भी मैं खुद रिवाइज करूँ उसको मैं आपके साथ अपडेट कर दूँ। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। ये आपका BPSC 60वीं से 62वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी हम लोगों की, उसका ये एग्ज़ाम का डिस्कशन था और उसके क्वेश्चन को हमने टच किया। ये इसकी व्याख्या है और इसका क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं ताकि हमें सटीक आंसर मालूम हो और हम इसको सही से एग्ज़ाम में करके आएँ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।